नमस्कार दोस्तों जिंदा कौम इंतजार नहीं करती। समाजवादी नेता और चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लोकतंत्र को लेकर यह मूल मंत्र दिया था। इसी पर अमल करते हुए महाराष्ट्र की जनता ने चुनाव और वोटिंग के दौरान मशीनों के जरिए गड़बड़ी के आरोपों पर क्रांति का बिगुल फूंक दिया है। यह क्रांति सफल हो या ना हो, ऐसी क्रांति का आगाज ही बहुत बड़ा कदम है, अपनी मंजिल की ओर बढ़ाया पहला कदम है। दोस्तों, पहली क्रांति तो देश की आजादी के लिए जो हुई थी 1857 का गदर, वो भी नाकामी माना जाता है। लेकिन उसने आजादी के लिए जो चिंगारी फूंकी, आजादी के जो बीज बोए, उसकी बदौलत आगे चलकर हमें आजादी मिल गई। आज महाराष्ट्र के एक गांव के लोगों ने जो किया है, उसने चुनाव आयोग को बिना शक कटघरे में खड़ा कर दिया है। चुनाव आयोग की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उस मशीन को सिरे से खारिज कर दिया, जिसे लेकर बात अब सिर्फ चुनावी गड़बड़ी तक ही नहीं रह गई है, बल्कि देशद्रोह तक पहुंच गई है। देशद्रोह का यह मामला अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और देश की सर्वोच्च अदालत में वो आरोप साबित भी हो गए जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस देशद्रोह में कौन कौन फंस सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनके साथ के दोनों चुनाव आयुक्त से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उसकी आंच पहुंच सकती है। इस बेहद गंभीर और संवेदनशील मामले की पूरी डिटेल आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों, बस आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए और अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल एक्सक्लूसिव खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे फौरन सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात चुनाव मशीन के खिलाफ उस क्रांति की जो महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से शुरू हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजों के बाद विपक्षी महाविकास अघाड़ी की पार्टियां मशीन के खिलाफ अभी अपनी रणनीति तैयार करने में ही लगी हैं। कांग्रेस बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग को लेकर देश में एक आंदोलन छेड़ने की अभी रूपरेखा ही तैयार कर रही है। लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के एक गांव ने मशीनों के नतीजों को खारिज करते हुए आज अपने गांव में बैलेट पेपर से, समझिएगा, बैलेट पेपर से वोटिंग की मुहिम का औपचारिक ऐलान कर दिया है। हालांकि प्रशासन ने इस क्रांति को रोकने की भी कोशिश की। आज बैलेट पेपर से वोटिंग को रोकने के लिए सिर्फ आज नहीं, 2 से 5 दिसंबर तक के लिए धारा 163 लगा दी गई है। पुराने कानूनों के मुताबिक यही दफा 144 हुआ करती थी, यानी एक जगह पर 2 से अधिक लोगों के पाए जाने पर पुलिस उन्हें पकड़ सकती है। यानी गांव वालों के बनाए बूथ तक लोगों को ना पहुंचने देना। इस क्रांतिकारी गांव का नाम है मरकटवासी। फिर सुनिए, क्रांतिकारी गांव का नाम सुन लीजिए, मरकटवासी। सोलापुर के मालशिरस विधानसभा में आने वाला छोटा सा गांव है ये मरकटवासी। इस गांव में शरद पवार की एनसीपी का जबरदस्त प्रभाव है। लेकिन विधानसभा चुनाव में मालशिरस सीट के इस गांव से अब की बार एनसीपी एसपी के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर को बीजेपी प्रत्याशी राम सातपुते से भी 60 वोट कम मिले। जबकि इस गांव में शरद पवार के कैंडिडेट को हर चुनाव में करीब 80% वोट मिलते हैं। शरद पवार की एनसीपी के कैंडिडेट उत्तम राव जानकर को इस गांव में अब की बार 843 वोट मिले थे और बीजेपी के उम्मीदवार राम सातपुते को 1003 वोट मिले थे। गांव वालों को मशीन के इन नतीजों पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने मशीन की गड़बड़ी यानी चुनाव आयोग के खेल को सबके सामने लाने के लिए आज 3 दिसंबर को बैलेट पेपर से फिर से मॉक पोलिंग कराने का फैसला करना पड़ा। गांव वालों का कहना था कि बैलेट पेपर से मॉक वोटिंग के जरिए वो आश्वस्त हो जाना चाहते हैं कि मशीन के जरिए किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये पोलिंग बिल्कुल असली 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मशीन से जिस तरह वोटिंग हुई थी बिल्कुल वैसे ही हुई।
मतदान पत्र पर सारे वही कैंडिडेट्स और उनके चुनाव चिन्ह थे। असली वोटिंग की तरह चेकिंग और फिर वोटिंग। वैसे इस विधानसभा सीट से शरद पवार की पार्टी ही जीती, लेकिन मरकटवासी गांव के लोग अपने गांव में 20 नवंबर को मशीन से हुई वोटिंग से संतुष्ट नहीं थे। इसलिए पहले गांव वालों और सरपंच ने बैलेट पेपर से मॉक पोलिंग का फैसला लिया। उन्होंने सरकारी अधिकारियों से इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी तहसीलदार से कराने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बाद में गांव वालों ने खुद ही जांच पड़ताल करने की तैयारी कर ली और जांच पड़ताल भी कर ली। जनता की इस क्रांति के साथ ही महाराष्ट्र की विपक्षी पार्टियां भी चुनाव आयोग और मशीन पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी हैं। बताया जाता है कि शरद पवार की पार्टी के करीब 11 कैंडिडेट्स ने 11 कैंडिडेट्स उन्होंने चुनाव आयोग को बाकायदा चिट्ठी लिखकर मशीन और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान की अर्जी भी दी है। इसके लिए आयोग की तय समय सीमा का भी पालन किया गया है और जरूरी रकम भी जमा करा दी गई है। हमने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, आप हमारे पुराने वीडियो को जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। लेकिन असली खेल 3 पेज की उस चिट्ठी का ही बताया जाता है, जिसमें कुछ डिमांड्स और कुछ शर्तें हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चिट्ठी का चुनाव आयोग जो जवाब देगा उसके आधार पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। चिट्ठी में जो अहम बातें बताई जाती हैं उसके मुताबिक कैंडिडेट्स ने उसी मशीन और वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग की है जो 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। मशीन के वोट और 5% पर्चियों के मिलान का ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है। लेकिन चुनाव आयोग चालाकी ये करता है कि पड़े हुए वोट और पर्ची का मिलान न करके नए सिरे से मॉक पोल कराता है और उन वोटों और पर्चियों का मिलान करता है। आयोग की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसी मशीन और उसकी पर्चियों के मिलान के लिए नहीं कहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग अपनी हरकतों को छिपाने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि मशीन में गड़बड़ी एक खास दिन के लिए की जाती है, जिसमें पार्टियों के सिंबल अपलोडिंग का बहुत बड़ा खेल होता है। इसलिए चिट्ठी में यह मांग भी की गई है कि एक्चुअल वोटिंग मशीन और पार्टी सिंबल होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में है कि अगर दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले उम्मीदवार जांच की मांग करते हैं तो 5-5% पोलिंग बूथ पर्चियों की जांच की जाए, लेकिन आयोग कुल 5% पर्चियों की जांच करता है। मॉक पोल में पार्टी सिंबल भी अल्फा बीटा गामा टाइप जेनरिक सिंबल रखता है। आयोग की इन्हीं सब चालाकी के खिलाफ चिट्ठी लिखी गई है। साथ ही उसमें कुछ शर्तें भी लिखी गई हैं, जैसे मशीन सेम वोटिंग वाले दिन की और उन्हीं वोटों से मिलान, वीवीपैट पर्ची वाले बॉक्स को ट्रांसपेरेंट रखना ताकि देखा जा सके कि पर्ची में छप क्या रहा है। कैंडिडेट्स का यह कहना है कि ओरिजिनल वोटिंग नहीं है जिसे गुप्त रखा जाए, यह जांच है जिसे पारदर्शी होना चाहिए। एक मांग यह भी है दोस्तों कि जांच प्रक्रिया में देश और विदेश के कुछ एक्सपर्ट्स भी रखेंगे जो इस बात को वेरीफाई करेंगे कि मशीन एक बार सील हो जाने के बाद क्या उसमें किसी तरह की हेरफेर की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। लेकिन सबसे अहम शर्त जो इसमें रखी गई है वो चुनाव आयोग ही नहीं, केंद्र सरकार और उसके प्रधान तक को कटघरे में ला सकती है। इसके मुताबिक अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो गड़बड़ी करने वाले और उन्हें बचाने वाले को लोकतंत्र, चुनाव तंत्र और संविधान की हत्या का आरोपी मानकर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। कैंडिडेट्स और विपक्षी पार्टियां मानती हैं कि मशीनों में गड़बड़ी के जरिए सत्ता हासिल करना देशद्रोह है, क्योंकि गलत तरीके से हासिल सत्ता के जरिए जनता के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो और भी घातक होते हैं। अपनी ऐसी ही मांगों और शर्तों के साथ एनसीपी तो चुनाव आयोग पहुंच चुकी है। खबर है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 18 उम्मीदवार, समझिएगा,
शिवसेना के उद्धव ग्रुप गुट के शिवसेना के 18 उम्मीदवार और कांग्रेस के 28 उम्मीदवार भी ऐसा करने की तैयारी में हैं। तय कर लिया उन्होंने। कांग्रेस हरियाणा में ऐसी ही जांच के लिए चुनाव आयोग से अपील करने वाली है। पिछली बार एक दिन की देरी का हवाला देकर चुनाव आयोग ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। अब एक बार फिर हरियाणा में कांग्रेस के करीब 3 दर्जन कैंडिडेट्स उनकी मांग कबूल करने की अर्जी आयोग को देंगे। चुनावी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह कागजी कार्रवाई आगे चलकर कानूनी लड़ाई का बड़ा हथियार बन सकती है, क्योंकि विपक्षी दलों की चिट्ठियों और अर्जियों का चुनाव आयोग जवाब नहीं देता है तब भी, और जवाब देता है तब भी उसे कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी में है विपक्षी दल। विपक्ष का कहना है कि क्योंकि चुनाव आयोग अपनी हरकतों को छिपाने की ही कोशिश करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की भाषा कुछ भी हो, उसकी मंशा के अनुरूप काम होना ही चाहिए। मंशा तो साफ सुथरे चुनाव कराना ही है, और अगर कहीं गड़बड़ी की कोई आशंका है तो उसे ईमानदारी से दूर करना भी है। दोस्तों, इस चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहा यह अविश्वास वाकई हैरान करने वाला है, और चुनाव आयोग का रवैया लोकतंत्र के लिए असल में घातक है। जिन बातों की मांग आयोग से की जा रही है उन्हें आयोग को वैसे ही अपनी ओर से पूरा करते हुए लोगों के शक दूर करने चाहिए। जो भी शक हो सुबह सारा दूर कर देना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था और उसके अधिकारी सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए जवाबदेह हैं, प्रधानमंत्री तक। ऐसे में लोकतंत्र के नाम पर जनता के साथ कहीं कोई धोखा होता है तो ये देश के साथ धोखा है, देशद्रोह की श्रेणी में ही आता है ये। अगर ये बात अदालत में साबित होती है तो देश के लिए शर्मनाक भी होगी और खतरनाक भी। कम से कम चुनाव आयोग को तो इस हालात को समझना चाहिए कि बात देशद्रोह की हो रही है। जनता क्रांति का बिगुल फूंक चुकी है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। साथ ही एक्सक्लूसिव खबर को फिर से आग्रह है आप लोगों से कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिन लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि यहां तमाम खबरों का संपूर्ण विश्लेषण ही मिलता है। आप हमारे किसी भी वीडियो को देख लीजिए, पीछे जाकर तमाम वीडियो में आपको विश्लेषण ही मिलेगा और आपकी जानकारी और बढ़ेगी। तो बेल आइकन दबाना साथ में बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा ताकि कोई वीडियो अगर अपलोड हो तो वो भी आप तक सीधा बेल के माध्यम से पहुंच जाए। और वीडियो जरूर देखा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।